नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 142। परिचित गीत। ध्रुव ने एग्नेस की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अजीब भाव देखा। क्या मैं उसे जानता हूं या कुछ और? वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है जैसे वह मुझे जानती हो? मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ, एग्नेस ने कहा जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे को घूर रही थी। मैं एग्नेस हूँ, एक महिला राक्षस, और मैं मोंटगोमरी परिवार की परिचारिका के रूप में काम करती हूँ। खोज। ध्रुव ने यह उपनाम पहले भी सुना था। सेबेरस के अनुसार वे क्वींस क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित परिवारों में से एक थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ध्रुव के लिए यह अच्छा होगा यदि वह उनमें से किसी के साथ गठबंधन करे। उसने सोचा नहीं था कि वह उनसे इतनी जल्दी मिल सकेगा। हमारे देश में आपका स्वागत है, उन्होंने एग्नेस से कहा। मैं ध्रुव वैंडरबिल्ट हूँ। दोनों ने हाथ मिलाया। ध्रुव ने केवल उसकी पकड़ से ही उसकी मजबूत शारीरिक शक्ति को नोट कर लिया। जादू का विश्लेषण। जादुई सिद्धांत अर्जित किया गया। क्लेश, त्वचा, सख्त शारीरिक कला, पृथ्वी और अग्नि तत्व। ये जादू उपयोगकर्ता को बेहतर सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है। पृथ्वी और अग्नि मान के संयोजन के कारण यह मंत्र उपयोगकर्ता द्वारा जितना अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है उतना ही मजबूत होता जाता है। ध्रुव को खुशी थी कि वह अपने प्रदर्शनों की सूची में भौतिक कलाओं का चयन बढ़ा रहा था। लेकिन अगर वह मंत्रों का संश्लेषण करना चाहता था तो उसे बहुत कुछ चाहिए था, एक पुस्तकालय जितना ही। क्या मोंटगोमेरी परिवार अपने संबंधों के लिए मशहूर राजनयिक परिवार नहीं है? शायद मैं उनसे पूछ सकता हूं कि मैं क्वींस क्षेत्र में बहुत सारे भौतिक कला मंत्र कहां सीख सकता हूं, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। क्या तुम्हें अब तक हमारा देश पसंद आ रहा है? उसने उससे पूछा। अगर वह वहां प्रतिस्पर्धा करना चाहता था तो ये जानना महत्वपूर्ण था कि क्वींस क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उसके देश का प्रदर्शन कैसा रहा। एग्नेस ने सड़कों पर नजर डाली। चारों ओर रोशनी और उत्सव का माहौल देखा। मैं एक योद्धा हूं जो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने मुझे यहाँ जो कुछ भी दिखाया है वह क्वींस क्षेत्र में सभी को चौंका देगा, उसने सच्चाई से कहा। ध्रुव ने सिर हिलाया और पिछले वर्ष उन्होंने और उनके सहयोगियों ने जो हासिल किया था उस पर गर्व महसूस किया। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने उससे पूछा। एग्नेस ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी अचानक सड़कों पर लगे स्पीकरों से कर्कश ध्वनि निकली। सक्र कोई स्टेज पर था। रिबॉनियन के अलावा कोई और गाना गाने वाला था। ये संगीत समारोह के कार्यक्रमों का हिस्सा था। चूंकि इस पूरे आयोजन का उद्देश्य किंग्स क्षेत्र से संगीत प्रतिभाओं को खोजना और उनका पोषण करना था, इसलिए ध्रुव ने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जिनमें संगीत की प्रतिभा थी और वे मंच पर अपना हुनर दिखा सकते थे। यदि उनमें कोई भी प्रतिभा दिखाई देती तो उन्हें तुरंत ही देश में आधिकारिक नागरिक के रूप में भर्ती कर लिया जाता, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपनी प्रतिभा को जागृत करने या अपने वंश को विकसित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता। इस बार ऐसा लग रहा था कि नया गायक कोई गिटार वादक है, क्योंकि स्पीकरों से एक ही तार की ध्वनि निकल रही थी। ध्रुव इसे अनदेखा करने वाला था, लेकिन तभी गिटार वादक ने मंच पर एक शांत धुन बजाना शुरू कर दिया जो उससे बिल्कुल अलग थी, जो वह और अन्य लोग पूरी रात सुन रहे थे। उसने अपना सिर मंच की ओर घुमाया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां खोजें, वे स्वर विन्यास, वे धुनें, तारों की वह हृदय विदारक झनकार। यह उसके लिए कुछ जानी पहचानी चीज थी, कुछ ऐसा जिसे उसने इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से नहीं सुना था। जैसे जैसे वाद्य यंत्र बजता रहा, ध्रुव की यादें फिर से उभरने लगीं। ये वैंडरबिल्ट परिवार के युवा प्रतिभाशाली बेटे की यादें नहीं थीं। ये उस बूढ़े थके हुए ध्रुव की यादें थीं जो पूरे दिन अपने कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना सिर गड़ाए रहता था। ये वह गीत था जिसने उन्हें उदास होने, उदासीन महसूस करने तथा यह महसूस करने से बचाया कि दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने सोचा कि यह गाना उसे फिर कभी सुनने को नहीं मिलेगा। क्या चल रहा है श्रेया 3? ओह, क्या तुमने ये गाना किसी संगीतकार को सिखाया है? उन्होंने ये गाना सिस्टम से नहीं सीखा है, श्रेया 3 ओ ने उत्तर दिया। बॉस, क्या हुआ? ड्रैगनबॉर्न को एहसास हुआ कि ध्रुव के साथ कुछ गड़बड़ है। वह उस सहज नेता की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था जैसा कि उन्हें पहले मिला था। वह भावुक लग रहा था, वह दुखी लग रहा था। ध्रुव ने सबको नज़रअंदाज किया और धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ा। जैसे जैसे गाना अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता गया, उसके कदम तेज होते गए। मैं तुम्हारे साथ हूं, चांद के पार भी। एक महिला की दिव्य आवाज पूरे देश में फैल गई, जिसने सुनने वाले हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे सभी स्टेज पर गायिका की ओर मुड़े और सोचने लगे कि वह किस तरह की भाषा गा रही है। उन्हें यह अजीब लग रहा था।
लेकिन भले ही वे उसे समझ नहीं पाए और उसकी आवाज़ में वैसा प्रभाव नहीं था जैसा कि उसके पहले गाने वाले रिबोनियन संगीतकारों में था, फिर भी उसकी आवाज़ में एक अमूर्त गुणवत्ता थी जिसने उन्हें और अधिक सुनने के लिए प्रेरित किया। वह क्या गा रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुंदर लगता है। जो कि लड़की है। ध्रुव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो समझ पाया। वह अंग्रेजी थी। ये उनके पसंदीदा गाने के बिल्कुल वही बोल थे, उसी लय, उसी लहजे और उसी भावुकता के साथ जिसने उनके पिछले जीवन में लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। और वह आवाज़, हालांकि वह आवाज़ उससे थोड़ी कम उम्र की लग रही थी, फिर भी यह वही आवाज़ थी जिसके लिए लोग उसके किसी भी संगीत समारोह में चिल्लाते और तालियां बजाते थे। यह महज संयोग नहीं था, यहाँ कुछ अजीब चल रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण प्रेमी, बस यही मायने रखता है। ध्रुव के कदम लगातार तेज होते गए और वह मंच के मध्य की ओर पूरी तरह से दौड़ पड़ा। हमारे सारे जीवन में तुम ही एकमात्र थे। मंच पर सभी की भीड़ होने के कारण ध्रुव कुछ भी नहीं देख पाया। अचानक उसके तलवों के नीचे ठोस हवा प्रकट हुई जिससे वह हवा में चल सका। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसने स्टेज के बीच में काले बालों वाली लड़की को देखा। स्पॉटलाइट उस पर पड़ रही थी जिससे वह रात के अंधेरे में अलौकिक लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे अपनी पिछली दुनिया में देखा था। ध्रुव हवा में रुक गया और आन्या की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वह केवल यही सोच सकता था। उसका पुनर्जन्म हुआ, और जब आन्या ने अपने सामने तैरते हुए लड़के को देखा तो उसे पता चल गया कि यह वही है जिसके बारे में देवी बात कर रही थी। वह पुनर्जन्म करता है। अध्याय 143। आन्या किमान्या किम ने ध्रुव के जन्म के लगभग 1 वर्ष बाद इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। वह देवी से तब मिली जब उनकी मृत्यु हो गई थी और अपने जीवन के अगले 10 वर्षों तक वह एक शिशु का जीवन जीती रही। ध्रुव की तरह ही उसे भी यही लगता था कि इस दुनिया में केवल वही पुनर्जन्म लेने वाली है। देवी ने उसे केवल इतना कहा कि यहाँ आराम से जीवन का आनंद लो, और उसे पुनर्जन्म के चक्र में भेज दिया, इस तथ्य को छोड़कर कि 1 साल पहले भी कोई यहाँ आ चुका था। मोंटगोमरी परिवार की सबसे छोटी बेटी के रूप में जन्मी आन्या ने अपने पिछले जीवन में के पॉप स्टार के रूप में अपने जीवन को भूलकर खुद को इस नए जीवन में पूरी तरह से डुबो लिया। ध्रुव की तरह उसने भी 5 साल की उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। अपने पिछले जीवन में एक नर्तकी के रूप में अपनी पृष्ठभूमि के कारण उसका हाथ से आंख का समन्वय इतना उत्कृष्ट था कि वह रैपियर के मार्ग में अन्य सभी की तुलना में अधिक आसानी से निपुण हो गई, जिससे उसे लाखों में एक बार होने वाली प्रतिभा का खिताब मिला। लेकिन वह अपनी नई जिंदगी राक्षसों से लड़ने और अपने गुरु के अधीन हर दिन 15 घंटे प्रशिक्षण लेने में नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलने और एक राजनयिक बनने का फैसला किया, जिसका मूल रूप से मतलब था कि महाद्वीप के हर क्षेत्र में दोस्त बनाना उसका काम था। इसके बाद उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों का अधिकांश समय पुस्तकों को पढ़ने तथा अपनी दादी द्वारा दी गई सभी ज्ञानपूर्ण बातों को सीखने में बिताया। लेकिन एक दिन उसने अचानक कुछ जादूगरों को एक परिचित खेल खेलते देखा, जिसमें प्रत्येक पक्ष के पास खेलने के लिए 16 मोहरे थे। ये शतरंज था। अगर वह अपने कॉन्सर्ट के लिए शीशे के सामने अपने मूव्स का अभ्यास नहीं कर रही होती, तो आन्या अपना ज्यादातर समय अपने फोन पर ऑनलाइन शतरंज खेलने में बिताती। अपने शरीर को थका देने के बाद वह हमेशा घंटों तक रैपिड शतरंज खेलकर अपने दिमाग का भी व्यायाम करना चाहती थी। अंततः वह इसमें बहुत अच्छी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जीवन में फिर से शतरंज देख पाएगी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उसके पिछले जीवन से किसी ने इसे इस दुनिया में पेश किया है। उसे बस यही लगता था कि किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति ने संयोग से ऐसा ही खेल बनाया है। आखिरकार वह इसे एक समानांतर पृथ्वी मानती थी जिसमें बहुत से अंतर थे, लेकिन कुछ अंतर मूल पृथ्वी के समान ही थे। इसलिए उसने जादूगरों के साथ शतरंज खेला और हर बार उन्हें हरा दिया। उसने उनके साथ एक शर्त भी लगाई कि अगर वे उससे हार गए तो वह उसके अर्धमानव सेवकों को कुछ जादू सिखाएगी। अंततः जादूगरों को सबक मिल गया। वे उसे हरा नहीं सकते थे और उन्होंने अर्धमानवों को सरल जादू सिखाने में भी बहुत मेहनत की। इसलिए उन्होंने उसके साथ खेलना बंद कर दिया। अपने सेवकों और वफादार दोस्तों को और अधिक सशक्त बनाने की इच्छा से उसने अंततः रंजीत की तलाश में किंग्स क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया, जिसके पास अपने जादू के पुस्तकालय में मंत्रों का एक बड़ा संग्रह था। साथ ही वह गलत दांव लगाने में भी माहिर था। जाने से पहले उसकी दादी उसके पास आई और उसे अपने मंगेतर ध्रुव वैंडरबिल्ट के बारे में बताया, जो दुनिया के सबसे अमीर परिवार का सबसे छोटा बेटा है। बेशक उसका उस व्यवस्था का पालन करने का कोई इरादा नहीं था जो उसने बनाई ही नहीं थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपडेट के लिए बने रहें। इतना ही नहीं, वह मूलतः एक बच्चे के शरीर में एक वयस्क थी। इसलिए उसने अपने संभावित मंगेतर पर एक नज़र डालने का निर्णय लिया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कुछ भी गंभीर होने से पहले ही उसके साथ उसका रिश्ता टूट चुका है।
जैसे ही वह किंग्स क्षेत्र में दाखिल हुई, उसने ऐसी चीजें देखी जो इस मध्ययुगीन दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थीं। सड़कें कंक्रीट से बनी थीं, गांवों में नलों से पानी बह रहा था, और सबसे बढ़कर पूरे क्षेत्र में फुटपाथों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। ये प्रौद्योगिकी में ऐसी उन्नति थी जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, विशेषकर किंग्स क्षेत्र में जिसे महाद्वीप का ग्रामीण भाग माना जाता था। इस समय उसे कुछ संदेह होने लगा। उसके पिछले जन्म से भी किसी ने पुनर्जन्म लिया होगा और वे अपने साथ अपनी पिछली दुनिया की तकनीक लेकर आए होंगे। वह जानना चाहती थी कि यह रहस्यमयी पुनर्जन्म कौन है, और केवल एक ही व्यक्ति उसके प्रश्न का उत्तर दे सकता था, वह स्वयं देवी थी। चर्च में जाने और इस जीवन में दूसरी बार देवी से मिलने पर उन्हें केवल यही उत्तर दिया गया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही पुनर्जन्म है, उसने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। और तुम उन्हें वहीं पाओगे जहां तुम पहले से ही जा रहे हो। आन्या केवल अपने आप से सोच सकती थी, पुनर्जन्म का राष्ट्र। उसे पता होना चाहिए था, नाम से ही सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक प्रसिद्ध एनीमे से प्यारे स्लाइम भूरा को प्रभावित किया, जो संयोग से उसके सभी समय के पसंदीदा टीवी शो में से एक था। और जब वह नेशन ऑफ रिबॉर्न तक पहुंचने के लिए पार्च्ड लैंड्स की यात्रा पर निकली, तो उसे ये देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि यह जगह कितनी उन्नत थी। यह उसके पिछले जीवन के दूसरे विश्व के देश के आधुनिक शहर जैसा लग रहा था। लाइट बल्ब, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और सबसे महत्वपूर्ण शौचालयों को देखकर वह खुशी से लगभग रो पड़ती थी। वह सुविधा और आराम जो उसे केवल बिजली के उपकरणों से ही मिल सकता था, वह उन चीजों में से एक थी जिसकी उसे अपनी पिछली दुनिया में बहुत कमी खलती थी। उसे यह उत्तर पाने में अधिक समय नहीं लगा कि यह रहस्यमयी पुनर्जन्म कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि उनके कथित मंगेतर ध्रुव वैंडरबिल्ट थे। वह इस संयोग पर यकीन नहीं कर पा रही थी। एकमात्र अन्य पुनर्जन्मकर्ता भी उसका मंगेतर था। संदेहास्पद। इससे उसे लगा कि देवी का इसमें कुछ हाथ है, खासकर इस बात से कि देवी को उसके बारे में कुछ न बताते हुए कितना मजा आ रहा था। वह उससे मिलना चाहती थी, और सौभाग्य से उसके प्रदर्शन के लिए पहले से ही मंच तैयार था। उन्होंने एक गिटार उधार लिया और अपने सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक बजाना शुरू कर दिया, जो एक संगीत वेबसाइट पर सर्वकालिक शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गया तथा लगातार 20 सप्ताह तक प्रथम स्थान पर रहा। और फिर वह प्रकट हुआ। एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि उसने गाना पहचान लिया है, और उसके चेहरे पर दिख रहे सदमे से उसे पता चल गया कि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा पुनर्जन्म लेने वाला भी है। अध्याय 144 ताज़ा बातचीत। ध्रुव अवाक होकर आन्या को देखता रहा। अपने पसंदीदा के पॉप आइडल को उसी दुनिया में पुनर्जन्म लेते देख वह लगभग सभी क्रियाकलापों से विमुख हो गया। इस बीच आन्या ने अपना गाना समाप्त किया और दर्शकों को प्रणाम किया। एक गायिका के रूप में उसका अनुभव इस पल में दिखा, जिससे वह बिना किसी को पता चले मंच से शालीनता से बाहर निकल गई। मंच से उतरते समय उसने ध्रुव की ओर देखा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। ध्रुव तैरता हुआ नीचे आया और उसके पीछे मंच के पीछे चला गया, जहां अंततः वे अकेले में बात कर सके। वह जल्दी से घूमी और अपने हाथों को पीठ पर रखकर आगे की ओर झुक गई। क्या आप मेरी पुरानी दुनिया से हैं? आन्या ने उससे अंग्रेजी में पूछा। वह तुमसे एक सवाल पूछ रही है, ध्रुव। जब श्रेया 3 उसके दिमाग में गूंजने लगा, तभी वह अपनी स्तब्धता से बाहर आया। ओह हाँ, क्षमा करें, मैं बस उलझन में हूँ। आप आन्या किम हैं? उन्होंने पूछा, अभी भी के पॉप आइडल की छवि को उस लड़की से मिलाने की कोशिश कर रहे थे जो वह अब थी। आन्या ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अब मोंटगोमेरी हूँ। आपने जिस आन्या किम का जिक्र किया है वह मर चुकी है। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और अब जाकर उसे कुछ एहसास हुआ। अगर वह उसी तरह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेती है जैसे वह आया था, तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि वह उनकी पिछली दुनिया में मर चुकी है। और वह जानता था कि उसकी मौत की परिस्थितियों के बारे में पूछना उचित नहीं होगा। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था जो उसे अजीब लगा। भले ही उसने पुनर्जन्म लिया हो, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पहले जैसा ही था, बस थोड़ा छोटा। अगर वह बड़ी होती तो वह सोचता कि वह किसी तरह बिना मरे इस दुनिया में आ गई है। इस बीच उसे एक नया शरीर और नया चेहरा मिला जो उसके पुराने से बिल्कुल अलग था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी मौत आकस्मिक है? ध्रुव ने श्रेया 3 से पूछा, लेकिन उसके निजी आई सहायक के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे इस जगह के साथ जो कुछ भी आपने किया है वह बहुत पसंद आया, आन्या ने उनके आसपास की आधुनिक इमारतों को देखते हुए कहा। मैं भी बिजली बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ध्रुव भी उसके जैसा ही था। उसे ऑटोमोबाइल या शौचालय के काम करने के तरीके के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब श्रेया 3 की बदौलत था। मुझे मदद मिली थी, उसने उसे जवाब दिया। आन्या ने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। शायद देवी का उपहार है न?
मेरे पास भी एक है, लेकिन यह ज्यादा लड़ाई पर केंद्रित है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा धोखा जैसा लगता है, आप जानते हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना ताजगी भरा अनुभव था जो जानता था कि वह क्या महसूस कर रहा है। चाहे वह अपने माता पिता इशिता और राजीव से कितना भी प्यार करता हो, लेकिन वह उन्हें यह बताने में असमर्थ था कि वह दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म ले चुका है। उसे डर था कि वे सोचेंगे कि वह उनका बेटा नहीं है, बल्कि कोई एलियन है जो उसकी जगह ले रहा है। क्या तुम्हारा भी पुनर्जन्म एक शिशु के रूप में हुआ था? उसने उससे पूछा। ये बहुत उबाऊ था, उसने शिकायत की। मैं अपने माता पिता को ये बताने के बहुत करीब थी कि मैं बोल सकती हूँ, ताकि मैं उनकी प्रतिक्रियाओं से अपना मनोरंजन कर सकूं। ध्रुव ने हंसते हुए कहा। उसने भी यही सोचा। मैंने खुद को मन इकट्ठा करने में व्यस्त रखा। आन्या उसके पास गई और उसे अपनी उंगली से धक्का दिया। तुम धोखेबाज हो। मेरी प्रतिभा शारीरिक कलाओं में है, इसलिए मैं एक बच्चे के रूप में कुछ भी नहीं कर सकती थी। उफ, काश देवी ने मुझे भी तुम्हारी तरह ही कोई प्रतिभा दी होती। ध्रुव मुस्कुराया और गर्व से अपना सिर हिलाया। हाँ, देवी मुझ पर बहुत कुछ एहसानमंद हैं, इसलिए उन्हें मेरा जीवन और भी आरामदायक बनाना पड़ा। मैं 5 साल की उम्र में ही काम करके नहाने का काम कर सकता था। आन्या ने अपनी बाहें मोड़ लीं और मुंह बनाया। मुझे बहुत जलन हो रही है। ओह हाँ, और मैंने कुछ साबुन बनाया। ध्रुव और अन्या ने इस जीवन के अपने अनुभवों, कठिनाइयों और खुशियों के बारे में बात करना शुरू किया। दो पूरी तरह से अलग पृष्ठभूमि से होने के बावजूद, एक सामान्य सा बेवकूफ़ लड़का जो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहता था, और दूसरा एक बहिर्मुखी के पॉप आइडल जिसकी लाखों लोग पूजा करते थे। ध्रुव को उससे बात करने में बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि वह सभी की प्रिय है। उससे बात करना वाकई आसान है, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। अपनी अगली पुस्तक माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर खोजें, तुम्हें आइसक्रीम बनानी ही होगी। आन्या ने ध्रुव से लगभग विनती करते हुए कहा। कृपया, तुम्हें बनाना ही होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम ही इसे बना सकते हो। मैं इसकी योजना बना रहा हूँ, उसने उसे धीरे से शांत करते हुए कहा। अरे, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये बहुत लंबे समय से मध्ययुगीन दुनिया में रह रहा है और तुम यहाँ अपने देश में काफ़ी आरामदायक जीवन जी रहे हो, उसने उसे नीचे देखते हुए कहा। इसलिए मैं अपनी कंपनी का विस्तार क्वींस क्षेत्र में करने की योजना बना रहा हूँ, उन्होंने उसे समझाया। मैं वहाँ नल, कंक्रीट और शायद बिजली भी बेचना शुरू करना चाहता हूँ। आन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी मुफ्त में मदद भी करूँगी। हमारा परिवार अपने संबंधों के लिए काफ़ी मशहूर है, तुम्हें पता है। सचमुच, उसने भौहें उठाते हुए कहा। आप जानते हैं, पिछले 10 सालों से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे महाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य में खुद को इस हद तक डुबो रहा हूं कि मैं उस क्षेत्र के सभी प्रमुख खिलाड़ियों को जानता हूं। मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूं। बेशक, एक कीमत पर। शायद एक डिब्बा भर आइसक्रीम ही काफ़ी होगी, आन्या ने लालच से कहा। उसकी आंखें पहले से ही कुकीज़ और क्रीम के आइसक्रीम कोन से भरी हुई थीं। ध्रुव ने एक पल के लिए सोचा, इससे मुझे वास्तव में बहुत मदद मिलेगी। हम क्वींस क्षेत्र के लिए रवाना होने वाले राजमार्ग पर अपनी तैयारियां पूरी करने वाले हैं। इस समय अन्या को ध्रुव के बारे में कुछ बात समझ में आई। आप जानते हैं, आपने कहा था कि यह आपकी धोखेबाजी का हुनर है जो आपके लिए सब कुछ करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इस बात से कोई लेना देना है कि आप रघुनाथ के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उसने ईमानदारी से कहा। बौनों के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा है, उससे मुझे पता चलता है कि उन्हें भौतिक चीज़ों की परवाह नहीं है। ड्रैगन ने उन्हें सोने के भंडार की पेशकश की। कल्पित बौने ने उन्हें जादू की पेशकश की। मनुष्यों ने दोनों देने की कोशिश की। उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, लेकिन तुम अकेले सफल हुए। तुमने ये कैसे किया? ध्रुव ने कंधे उचका दिए। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आन्या जानती थी कि यह सच नहीं था। सिर्फ ये तथ्य कि राजाओं के क्षेत्र में हर समाज में अर्धमानवों को इतना स्वीकार किया जाता था, उसे बताता था कि ध्रुव ने कुछ ऐसा विकसित किया है जो बौनों को इतना पसंद आया कि वे अपने दरवाजे खोलने को तैयार थे। ध्रुव ने भले ही कहा कि वह एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन आन्या का विचार अलग था। अध्याय 145 क्वींस क्षेत्र के लिए योजनाएं। जब ध्रुव और अन्या नेशन ऑफ रिबॉर्न की सड़कों पर चल रहे थे, तो पीछे से 2 व्यक्ति उनका पीछा कर रहे थे, खिलखिला रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। देखिए मैडम, आप सही थीं। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वे खुद को एक दूसरे के साथ पाएंगे, भूरा ने कहा। फुफुफु, हाँ, यह अच्छा है, छोटा भूरा। भले ही वे अभी सिर्फ दोस्त हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यह कुछ और विकसित हो सके, इशिता ने शरारती अंदाज में कहा और उसने भूरा को अपने हाथों में पकड़ लिया। इस बीच
आन्या और ध्रुव भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत करते रहे। पहले तो ध्रुव को लगा कि वह इतना ज़्यादा स्टार स्ट्रक हो जाएगा कि अन्या किम के पास खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन वह एक साथी पृथ्वीवासी से बात करके इतना अधिक राहत महसूस कर रहा था कि उसने जानबूझकर इस तथ्य को नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि वह एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे वह और लाखों अन्य लोग नृत्य और गायन की देवी कहते थे। इससे ये भी मदद मिली कि आन्या ने अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ मोंटगोमरी परिवार की सबसे छोटी बेटी के रूप में अपने जीवन के बारे में बात की। तुम अभी 10 साल की हुई हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रतिभा अभी अभी जागृत हुई होगी, उसने उससे पूछा। हाँ, मैंने ऐसा किया। यहाँ आने से पहले मैं किंग्सब्रिज सिटी के चर्च में गया था, जहाँ मेरी मुलाकात देवी से फिर हुई। उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस दुनिया में एक और पुनर्जन्मकर्ता भी है, हालांकि उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वह कौन था। ध्रुव ने सिर हिलाया। वह जानता था कि देवी कभी कभी बहुत मजाकिया भी हो सकती हैं। क्या मैं आपकी प्रतिभा के बारे में पूछ सकता हूँ? उसने सावधानी से पूछा। अगर वह आन्या किम से बात कर रहा होता तो वह ऐसा दखल देने वाला सवाल नहीं पूछता। अरे, वह उससे बात भी नहीं करता। शुक्र है, आन्या मेहरा को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरी प्रतिभा को स्वर्गीय तलवार नर्तक कहा जाता है। आन्या ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी हरकतें की, ऐसा अभिनय किया जैसे उसके हाथ में तलवार हो। वह तेजी से झूलने लगी, छेदने लगी और अपनी हरकतों से हवा को चीरने लगी, जिसे ध्रुव केवल नृत्य के समान ही बता सकता था। और यदि वह इसे गलत नहीं समझ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने कुछ प्रतिष्ठित नृत्य मुद्राओं को भी अपनी मुद्राओं में सम्मिलित कर लिया था। अचानक ध्रुव को अपने सिर में एक अधिसूचना की आवाज़ सुनाई दी। प्रतिभा का विश्लेषण, आन्या मेहरा, जादू, SS वर्ग तत्व महारत, जल वायु जादुई शुद्धता 95%, मनमात्रा 34,592 मन, प्रतिभा SS क्लास, स्वर्गीय तलवार नर्तक, दायरा 4 सितारा, फैंसर कौशल, संगीतमय रोक, उपयोगकर्ता के शारीरिक आंकड़ों में वृद्धि सीधे तौर पर उनकी गति की तरलता, सुंदरता, समय और अभिव्यक्ति से संबंधित है। ध्रुव ने उससे पूछा, तुमने अपनी शारीरिक कलाएं कहाँ से सीखीं? फिर आन्या ने उसे स्वर्गीय शूरवीरों के आदेश के बारे में समझाया और बताया कि कैसे वे भौतिक कला उपयोगकर्ताओं के लिए गिल्ड ऑफ आर्काना के समकक्ष थे। उसने उसे बताया कि वे उन सभी मंत्रों से संबंधित हर चीज में सबसे आगे के विशेषज्ञ थे जो बाहर की बजाय अंदर की ओर डाले जाते थे। ये जानकर अच्छा लगा। शायद मैं क्वींस क्षेत्र में उनसे मिलने जाऊं। ध्रुव ने सोचा कि यह एक अच्छा लक्ष्य था, क्योंकि उसे बहुत सारे फिजिकल आर्ट्स मंत्रों की आवश्यकता थी ताकि श्रेया 3 ओ अपने सॉफ्टवेयर में इतना सुधार कर सके कि वह अपनी इच्छानुसार नए और अनुकूलित फिजिकल आर्ट्स मंत्रों का संश्लेषण कर सके। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि अगर उनके पास एक जादुई लाइब्रेरी होती तो कितना अच्छा होता। वह पहले से ही श्रेया 3 ओ के मुंह में यह विचार आते ही लार टपकाता हुआ सुन सकता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, श्रेया 3 ओ ने जवाब दिया। ध्रुव, क्या तुम सुन रहे हो? आन्या ने कहा, थोड़ा परेशान होकर कि वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। माफ कीजिए, मैं क्वींस क्षेत्र में अपनी योजनाओं के बारे में सोच रहा था, उन्होंने सच्चाई से कहा। आन्या उसके आगे चली गई और उसे रोक दिया। तुम मुझे क्यों नहीं बताते? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आप रघुनाथ डॉम से क्वींस क्षेत्र तक राजमार्ग खोलने की हमारी योजना के बारे में जानते हैं, है ना? हमें अपना मुख्यालय स्थापित करने के लिए किसी अच्छी जगह की आवश्यकता है, ऐसी जगह जो अन्य बहुत सी जगहों से जुड़ सके। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उदाहरण के लिए, किंग्सब्रिज सिटी में अपना मुख्यालय बनाने से उन्हें किंग्स क्षेत्र में हर चीज के केंद्र में रहने का मौका मिला, जिससे उनके व्यवसाय का विस्तार करना आसान हो गया। हालांकि क्वींस क्षेत्र के भूभाग थोड़े अधिक असंबद्ध थे, जहां अनेक पृथक भूभाग थे जो एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। हम एक अच्छा इलाका है जो आपके मानदंडों पर खरा उतरता है, आन्या ने लंबे विचार विमर्श के बाद कहा। ऑकस टाउन, यह आमतौर पर एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे फेरी वाले इकट्ठा होते हैं, जो व्यवसाय के लिहाज से एक बहुत व्यस्त शहर बनाता है। ध्रुव ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी आवाज के लहजे से उसे पता चल गया कि उसे लेकिन कहना पड़ेगा। लेकिन इन दिनों ऑकस कुछ हद तक एक भूतहा शहर बन गया है, आन्या ने कहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं क्योंकि वह अपनी आंखों से जो कुछ उसने देखा था उसे याद कर रही थी। विस्तृत रूप से बताइए, ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। जो कभी मानव और अर्धमानव नागरिकों से भरा एक समृद्ध शहर था, वह अब एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के कारण एक अराजक स्थान में बदल गया है, जिसने उन्हें अकाल और सूखे के दौर में छोड़ दिया है। उन्होंने पहले ही स्वर्गीय शूरवीरों के आदेश से मदद मांगी थी, लेकिन दूरी और उबड़-खाबड़ इलाके के कारण उनके पहुंचने में काफी समय लग गया।
ऑकस टाउन के लोगों को आश्वस्त करना मेरा कर्तव्य था कि शूरवीरों के आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। भावी राजनयिक के रूप में आन्या का काम महाद्वीप के हर क्षेत्र में होने वाले किसी भी संघर्ष या समस्या को हल करना था, जिसमें आपदा राहत भी शामिल थी। उसे ऑकस टाउन से आने वाले किसी भी मदद के अनुरोध को सुनिश्चित करना था। लेकिन एक बार जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। वे पहले ही उम्मीद खो चुके थे। उन्होंने ऑर्डर से मदद क्यों मांगी? गिल्ड ऑफ आर्काना से क्यों नहीं? क्या जादूगर बेहतर मदद नहीं कर सकते? जादूगर पत्थर हिला सकते थे और बिना कुछ सोचे पानी बना सकते थे। अगर शहर को संसाधनों की जरूरत होती तो कोई जादूगर उनका दोस्त होता, कोई शूरवीर नहीं। यही बात है, आन्या ने झिझकते हुए कहा। ओर्कस शहर एक चीज के लिए भी मशहूर है, ओर्क्स। और अकाल की वजह से ओर्क्स की दो सबसे बड़ी जनजातियां एक दूसरे पर चिल्लाने लगीं। अध्याय 146 ऑकस टाउन की स्थिति। ऑकस टाउन व्यापार के लिए एक बेहद लोकप्रिय स्थान हुआ करता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां बहुत सी कंपनियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती थीं ताकि हर दिन हजारों लोगों द्वारा देखे जाने वाले गीले बाजार में जगह पा सकें। वे इसे एक कंपनी के लिए एक अच्छा मार्कर मानते थे अगर वे किसी भी ग्राहक को खोए बिना बाजार में एक केंद्रीय स्थान बनाए रखने में सक्षम थे। लेकिन किंग्स और क्वींस क्षेत्र को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के निकट होने के कारण वे भूस्खलन और भूकंप जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं के भी शिकार थे। बेशक शहर में किसी भी टूटी हुई संस्था को पुनर्निर्मित करने और उसका पुनर्निर्माण करने में बहुत पैसा और समय लगा, ऐसा कुछ जिसे बहुत से लोग इसके लायक नहीं मानते थे। आखिरकार लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। सड़कों और इमारतों में दरारें अब हर बार आपदा आने पर मरम्मत नहीं की जाती। इससे शहर का और भी अधिक क्षरण हुआ, जिससे अधिक से अधिक लोगों को दूसरी जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये समस्या तब तक बढ़ती रही जब तक कि पिछले वर्ष भूस्खलन ने अंततः उनके खेतों को नष्ट नहीं कर दिया और उस स्वच्छ नदी को भी नष्ट नहीं कर दिया जिस पर वे ताजे पानी के लिए निर्भर थे। इसके कारण शहर के पास रहने वाली दो और जनजातियां क्षेत्र में उपलब्ध कुछ शेष संसाधनों के लिए एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मजबूर हो गईं। शुक्र है कि इन दो ऑक जनजातियों ने अपने गृहयुद्ध में मनुष्यों या अर्धमानवों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने झगड़े को निपटाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक वैसे ही जैसे गोरिल्ला करते हैं, गर्व से अपनी छाती पीटकर और एक दूसरे पर चिल्लाकर, जब तक कि उनमें से कोई यह स्वीकार न कर ले कि वे दूसरे की तुलना में कमतर जनजाति हैं। इस वजह से शहर में कोई भी व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता था। भूख और प्यास के अलावा उन्हें रात भर लगातार चिल्लाने और चीखने चिल्लाने की समस्या से भी जूझना पड़ता था। दुर्भाग्यवश ओर्क्स द्वारा की गई सारी दिखावट के कारण वे सभी संभावित विक्रेता डरकर भाग गए जो उनके लिए भोजन और पोषण ला सकते थे। बात यहां तक पहुंच गई कि इस समस्या का समाधान केवल शूरवीर ही कर सकते थे। वे या तो दो ओर्क जनजातियों को आपस में समझौता करने के लिए मजबूर करते या उन्हें किसी अन्य स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर करते। यदि स्थिति और भी बदतर हो जाए तो क्रूगर, उनके साथी ऑक और कुल्हाड़ी के रास्ते के मास्टर के रूप में स्वर्गीय शूरवीरों में से एक आएगा और उन्हें दिखाएगा कि वह उन सभी की तुलना में अधिक जोर से चिल्ला सकता है। शहर में यही स्थिति है, आन्या ने समझाया। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आन्या को ऑकस टाउन के बारे में कितनी जानकारी थी। वह ये भी जानती थी कि समस्या को हल करने के लिए ऑर्डर क्या करेगा। मुझे उसके बारे में के पॉप आइडल के रूप में सोचना बंद करना होगा, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। क्वींस क्षेत्र में मेरी कंपनी शुरू करने के लिए ऑकस टाउन एकदम सही जगह लगती है। हालांकि क्वींस क्षेत्र के अधिकांश लोग ऑकस टाउन को इसके लायक नहीं मानते थे, लेकिन ध्रुव को पता था कि वह इसे पूरी क्षमता तक पहुंचा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे वह उजाड़ पार्च्ड लैंड्स को सभी के लिए स्वर्ग में बदलने में सक्षम था। संसाधनों से जुड़ी उनकी समस्या ध्रुव की कार से आसानी से हल हो सकती है। उनकी बिगड़ती हुई इमारतों की समस्या कंक्रीट से हल हो सकती है। जहां तक ऑक्स की बात है, ध्रुव के पास उनके लिए भी एक योजना थी। ध्रुव ने आन्या की ओर रुख किया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं क्वींस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानता और जाहिर है तुम जानती हो। आन्या के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभरी। बेशक मैं करूंगी। संगीत महोत्सव के अगले दिन नेशन ऑफ रिबॉर्न की सड़कें रेगिस्तान में स्वर्ग की खोज करने के इच्छुक पर्यटकों से भरी रहीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस देश की हर चीज से प्यार हो गया है। एक बार जब उन्होंने एयर कंडीशनर की ठंडी हवा का अनुभव किया तो वे एक विशाल पत्ते से खुद को पंखा झलने वाले जीवन में वापस नहीं जा सके। प्रीतम को यहाँ तक कि अधिक सराय और होटल बनाने पड़े ताकि उन लोगों को जगह मिल सके जो लंबे समय तक उनके देश में रहना चाहते थे। इतना ही नहीं, रिबॉर्न नेशन के पास कुछ ऐसा भी था जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता था, और वह था रघुनाथ धाम तक पहुंच।
लोगों को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि एक दूसरे से जुड़े हुए अजीब धातु के कंटेनर, जिन्हें प्रीतम ने रेलगाड़ियां कहा था, रघुनाथ धाम के हृदय स्थल तक जाते थे। मात्र 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले वे रेलगाड़ी का उपयोग कर सकते थे और रघुनाथ धाम के द्वार के अंदर यात्रा कर सकते थे, जहां वे उन सभी चीजों को देख और खोज सकते थे जो हजारों वर्षों से मनुष्यों के लिए बंद थीं। यह एक अवास्तविक अनुभव था, खासकर तब जब रघुनाथ धाम बिजली से भी जुड़ा हुआ था। ये पुनर्जन्म राष्ट्र के एक अधिक विदेशी भाग की तरह था। खोज ध्रुव द्वारा यह विचार प्रस्तावित किए जाने के बाद बौनों के राजा बीरू को शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मनुष्यों को अपने राज्य में आने देना एक बात थी, लेकिन उन्हें लंबे समय तक अपने राज्य में रहने देना बिल्कुल अलग बात थी। हालांकि वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि पर्यटकों से उन्हें जितने सोने के सिक्के प्राप्त हुए, वह उनके द्वारा बेचे या उत्पादित किए गए किसी भी सिक्के से कहीं अधिक थे। रघुनाथ को आखिरकार समझ में आ गया कि ध्रुव पर्यटकों के प्रति इतना आकर्षित क्यों था। ये सब पैसे की वजह से था। बौने पर्यटकों के प्रति अत्यधिक मेहमाननवाज हो गए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने जो सोने के सिक्के कमाए थे, उनसे उन्हें रिबॉन राष्ट्र से अधिक बियर और अन्य उत्पाद खरीदने में मदद मिली। ध्रुव, मेरे दोस्त, दूसरे दिन बीरू ने रिबॉन के राष्ट्र की यात्रा भी की ताकि वह दर्शनीय स्थलों को देख सके। बेशक इस यात्रा का उनका मुख्य उद्देश्य अपने निजी संग्रह के लिए और अधिक बियर प्राप्त करना था, साथ ही साथ वह वहां पर थोड़ा बेसबॉल भी खेलना चाहते थे। ध्रुव ने रघुनाथ से हाथ मिलाते हुए कहा, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उस राजमार्ग प्रणाली को लागू करें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रघुनाथ ने ध्रुव को अजीब नज़र से देखा। तुमने कहा था कि हम अभी तैयार नहीं हैं। लेकिन तभी उसने अचानक ध्रुव के पीछे से एक लड़की को आते देखा। अध्याय 147 वीआईपी का जमावड़ा। इस बीच क्वींस क्षेत्र की गहराई में कहीं एक गोलाकार मेज पर बैठे पुराने दोस्तों का एक समूह था, जो समय बिताने के लिए ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। उन सभी के बाल सफ़ेद हो रहे थे, त्वचा झुर्रीदार थी और शरीर झुका हुआ था। वे बूढ़े थे, बहुत बूढ़े। इसके बावजूद उनमें एक चीज़ थी जो अभी भी आग और जोश से भरी हुई थी, और वह थी उनकी आंखें। यह अभी भी वही अथक भूख दिखाता है जो उनमें तब थी जब वे युवा थे, और अब उनकी उम्र ने उन्हें सावधानीपूर्वक लेकिन निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने की अनुमति दी है। गोल मेज के बिल्कुल किनारे पर एक ऐसा आदमी बैठा था जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंजता था। यह कोई और नहीं बल्कि व्यापार जगत का क्रूर शेर देवराज वर्मा था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष अध्याय पढ़ें। मेरे मित्रों, हमने इस तरह से आखिरी बार कब बैठक की थी? हमें ऐसा और अधिक बार करना चाहिए, उन्होंने अपने साथियों से कहा। जवाब में बगल में बैठे गंजा बूढ़े आदमी ने, जिसकी आंखें धसी हुई थीं और रंग सांवला था, उपहास किया। हम तो परिचित भी नहीं हैं देवराज, निश्चित रूप से दोस्त भी नहीं। हम तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी हैं। वह व्यक्ति हेफेस्ट्स कंपनी का संस्थापक था, जो पूरी दुनिया को गुणवत्तापूर्ण हथियार और कवच की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध थी। देवराज ने अपने कंधे उचका दिए। आप सभी के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मुझे माफ करें। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक साथ बंधे हुए हैं क्योंकि हमने युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी है जिसे हम बाजार कहते हैं। मैं अपने साथी पुरुषों और महिलाओं को छोड़कर और किसे दोस्त कहूंगा जो मेरे जैसे ही समूह का नेतृत्व करते हैं। ये सही था। इस कमरे में दुनिया के अग्रणी समूहों के प्रमुख और संस्थापक एकत्रित थे। इन चंद और चुनिंदा लोगों के समूह ने दुनिया को अपने हाथों में थाम रखा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर इसी कमरे को कुछ हो जाए तो पूरा बाजार धराशायी हो जाएगा। बेशक उनके पास ऐसे मामलों को रोकने के लिए उचित बचाव उपाय थे, लेकिन ये तथ्य कि इन लोगों के संभावित गायब होने से दुनिया में अराजकता पैदा हो सकती थी, उनके महत्व को बताने के लिए पर्याप्त था। सब लोग शांत हो जाओ, ये तो बस एक मजाक था। तुम्हें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम सबको अपना दोस्त कहा, देवराज ने खुद पर हंसते हुए कहा। खरबों स्वर्ण मुद्राओं की संपत्ति वाले लोगों से भरे कमरे में देवराज उनमें से एकमात्र व्यक्ति था जो चुटकुले सुनाने के लिए पर्याप्त लापरवाह था। आखिरकार यहाँ मौजूद हर कोई देवराज को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था। उनके जीवन का लक्ष्य किसी दिन महान शेर वैंडरबिल्ट को सबसे अमीर आदमी के खिताब से हटाना था। इस वजह से उन्होंने कभी भी उसके सामने अपनी हिफाजत नहीं छोड़ी। लेकिन किसी तरह देवराज को कभी भी दबाव महसूस नहीं हुआ। वह उन्हें अपना दोस्त मानता था और उनकी प्रतिस्पर्धा को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। ऐसा लगता था जैसे वह जानता था कि वे वैंडरबिल्ट के नाम को दुनिया की सबसे सफल कंपनी होने से कभी नहीं हटा सकते। इससे निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश लोग परेशान हो गए और ऐसा लगता था कि देवराज को ऐसा करना अच्छा लगता था। देवराज के बगल में बैठी बूढ़ी महिला ने आखिरकार अपना गुस्सा जाहिर किया और अपना हाथ उठाया। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, है न?
हम सब अपनी कंपनियों से कीमती समय निकालकर दुनिया में हो रही किसी महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा कर रहे हैं। वह गोल्डस्टोन ग्रुप की मालिक थीं, जो रियल एस्टेट और संपत्ति प्रबंधन में अग्रणी कंपनी थी। ये सही है, गुलाबी बालों वाली एक और बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। यह एक ऐसा मामला है जो हम सभी को प्रभावित करेगा, और भले ही हम सभी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, फिर भी हम एक ही दुनिया में रह रहे हैं। अगर हम जानकारी का आदान प्रदान करेंगे तो ये हम सभी के लिए फायदेमंद होगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति विश्व की सबसे बड़ी औषधि विक्रेता कंपनी का मालिक था, जो औषधियां बेचकर और अस्पतालों का प्रबंधन करके पैसा कमाता था। देवराज ने अपनी दोनों बाहें मोड़ ली और गर्दन हिला दी। तो तुम सबको क्या पता चला? बूढ़े गंजे आदमी ने कहा। ऐसा मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। देवराज ने जवाब दिया, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मेज के दूसरी ओर बैठे एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। हमें विदेशों में जो हो रहा है उसके बारे में बात करने की जरूरत है। महासागर राजा और ड्रैकोनिक अधिपति अंततः एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हमारे महाद्वीप पर इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ओसबोर्न परिवार का मुखिया था, जो एकमात्र ऐसा परिवार था जो बाजारों पर वर्चस्व के लिए वैंडरबिल्ट परिवार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। और अपने सीधे सादे रवैये के साथ उसने किसी और की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी समस्या की जड़ की घोषणा कर दी। यह उसके लिए काफी नुकसानदेह था, क्योंकि वह सभी को विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी बता रहा था जिसका दूसरे लोग उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अच्छा, तुम्हें क्या पता? हमारे पास तो एक ही जानकारी है, देवराज ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें इसका मतलब पता है, देवराज? हाँ, देवराज ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि मुनाफा कमाया जा सकेगा। लोगों के लिए महासागरों को पार करना तथा अन्य महाद्वीपों की यात्रा करना कठिन बनाने वाली एक बात यह थी कि उनके बीच पानी की खतरनाक धाराएं थीं। वहां प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले भंवर थे जो कहीं से भी उत्पन्न हो सकते थे, गरजने वाले तूफान थे जो शांत समुद्र के बीच में भी उत्पन्न हो सकते थे, और यहाँ तक कि विशाल सुनामी भी थी जिन्हें पार करना असंभव था। विशाल समुद्रों पर अपने शासन के बावजूद महासागर राजा ने कभी किसी को अपने क्षेत्र को पार करने में मदद नहीं की। उन्हें ऐसा करने की अनुमति थी, लेकिन अपने जोखिम पर। इस बीच ड्रेकोनिक रानी, जो सभी ड्रैगन पर पूरी तरह से राज करती थी, ने अपने लोगों को सोने के सिक्कों की एक बहुत बड़ी राशि के लिए महाद्वीपों को पार करने की लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए प्रेरित किया। यह एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय था। हालांकि ड्रैगन अभी भी प्राकृतिक महासागर की सनक के अधीन थे। वे अभी भी समुद्र को पार करने की कोशिश में तूफानों और बवंडरों से परेशान थे। कम से कम वे ऐसा करते थे। अब महासागर राजा और ड्रैगन रानी ने एक समझौता किया है। विवरण अज्ञात थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ड्रैगन अब आपदाओं के किसी भी डर के बिना समुद्र पार कर सकते थे। महासागर राजा उन्हें शक्तिशाली समुद्रों से सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे अंतर्महाद्वीपीय यात्रा अत्यंत आसान हो जाएगी, जिससे अधिक लोग अपने जीवन को अधिक जोखिम में डाले बिना विदेश यात्रा कर सकेंगे। संक्षेप में कहें तो आने वाले वर्षों में यहाँ अधिक पर्यटक आएंगे। धनी पर्यटक जिनके पास खर्च करने के लिए सोना होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे लगता है कि हमें गोल्डन रोड को पुनः शुरू करने की आवश्यकता है, देवराज ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। गोल्डन रोड क्या था? ये व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो क्वींस क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को जोड़ता था। और यह मार्ग कहाँ से शुरू हुआ? यह कोई और नहीं बल्कि ऑकस्टाउन था। अध्याय 148 गोल्डन रोड एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां वाणिज्य और व्यापार प्रचुर मात्रा में था। यह एक ऐसा बाजार था जहां पूरे महाद्वीप से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिससे मांग और आपूर्ति पैदा होती थी, जिससे अंततः सभी लोग लंबे समय में समृद्ध हुए। यहीं से देवराज वर्मा और इस कमरे में मौजूद कई अन्य लोगों ने अपनी शुरुआत की थी। देवराज ने गोल्डन रोड में एक मामूली फेरीवाले के रूप में शुरुआत की, पूरे महाद्वीप में घूम घूम कर मसाले और रेशम बेचने की कोशिश की ताकि खर्च करने के लिए कुछ कांस्य सिक्के कमा सकें। आखिरकार उन्होंने अपने व्यवसाय को उस स्तर तक बढ़ा लिया जो आज है। हालांकि विभिन्न महाद्वीपों को पार करते समय व्यापारी जहाज़ों में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण विदेशी वस्तुओं और सामानों का व्यापार अंततः बंद हो गया। देवराज और कई अन्य कंपनियों ने यह नहीं सोचा कि जहाज खरीदने, उसमें चालक दल रखने और उसे महीनों लंबी यात्रा पर भेजने के लिए अरबों डॉलर खर्च करना उचित है ताकि वे समुद्र में मर जाएं। गोल्डन रोड को बनाए रखने की कोशिश में उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया। आखिरकार उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खो दिया और गोल्डन रोड में निवेश करना ही बंद कर दिया, जिससे इसका पतन हो गया और अंततः ये खत्म हो गया। मुझे आपसे सहमत होने में भले ही नफरत हो, लेकिन आप सही हैं, गंजे बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हेफेस्ट्स कंपनी गोल्डन रोड पर कवच बेचकर बहुत कमाती थी।
गुलाबी बालों वाली वृद्ध महिला ने कहा, मुझे यकीन है कि ड्रैगन विंग्स से यात्रा करने के बाद बहुत सारे थके हारे यात्री हमारे महाद्वीप में उतरेंगे। ड्रैगन विंग्स उस सेवा को कहा जाता था जो ड्रैगन लोगों को महासागर पार करके दूसरे महाद्वीप तक ले जाने के लिए प्रदान करते थे। ड्रैगन के साथ यात्रा करने के बाद लोगों को अक्सर मतली की समस्या होती थी, जिसका फायदा बूढ़ी औरत उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा बेचकर उठाती थी। बहुत सारे पर्यटकों के आने से निश्चित रूप से हम सभी को मदद मिलेगी। उन्हें रहने के लिए जगह की आवश्यकता होगी, वृद्ध महिला ने कहा, जो क्वींस क्षेत्र में बहुत सारे सराय और शराबखानों की मालिक थी। तो फिर हम सब सहमत हैं। हम स्वर्णिम मार्ग को पुनः स्थापित करेंगे और अपने खजाने को इतने स्वर्ण सिक्कों से भर लेंगे कि ड्रैगन भी असुरक्षित महसूस करेंगे। देवराज ने दावा किया, उसकी आंखें फिर से जुनून से जल रही थीं। पूरा कमरा शांत हो गया क्योंकि वे अपने मन में योजनाएं बनाने लगे। वे जानते थे कि जो भी गोल्डन रोड को नियंत्रित करेगा, वह अंततः क्वींस क्षेत्र के पूरे बाजार को नियंत्रित करेगा। अगर वे सही तरीके से खेलते हैं तो वे अनिवार्य रूप से अन्य महाद्वीपों से आने वाले पर्यटकों से होने वाले मुनाफे पर एकाधिकार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें गोल्डन रोड के लिए एक हब बनाने की जरूरत थी। हब वह जगह थी जहां लोग और उत्पाद उतरते थे और जहां सब कुछ वितरित किया जाता था, जिसका अर्थ है कि अगर वे हब को नियंत्रित करते हैं तो वे ये भी नियंत्रित कर सकते हैं कि उत्पाद कहां और कैसे बेचे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक समूह के नेता की अपनी एक हब बनाने की योजना थी। वे अपने किसी क्षेत्र का रूपांतरण करेंगे और उसे इतना लोकप्रिय बनाएंगे कि वह पर्यटकों को लुभाने लगे। यदि यह पर्याप्त रूप से लोकप्रिय होता तो अधिक से अधिक लोग गोल्डन रोड पर कहीं और उतरने के बजाय यहीं उतरना पसंद करते, जिससे यह वाणिज्य और पर्यटन का केंद्र बन जाता। ऐसा करने के लिए उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जो क्वींस क्षेत्र के बहुत से स्थानों से जुड़ा हो, एक ऐसा स्थान जिसका महाद्वीप के सबसे गहरे भागों तक भी सीधा मार्ग हो। गोल्डन रोड के लिए हब के रूप में एक स्थान पहले से ही उपयुक्त था। यह कोई और नहीं बल्कि ऑकस टाउन था। वे क्वींस क्षेत्र में आने जाने वाले सभी व्यापार का आधिकारिक केंद्र हुआ करते थे। ये पूरे महाद्वीप में उत्पादों को वितरित करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी क्योंकि इसके विभिन्न क्षेत्रों में आपस में जुड़े मार्ग थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहे ऑकस टाउन एक पत्ते की निचली नस की तरह था। इस नस से सभी रास्ते किनारों तक फैले हुए थे, जिससे पोषक तत्व पत्ते में समान रूप से प्रवाहित होते थे। इस वजह से ऑकस टाउन एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। जो कोई भी शहर में जगह पा लेता था, वह गोल्डन रोड की नब्ज पर अपना हाथ रख सकता था। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और गोल्डन रोड के अंततः क्षरण के कारण ऑकस टाउन अपने आप में एक खोल से अधिक कुछ नहीं रह गया। यह एक भूतहा शहर बन गया। अब भी देवराज और कमरे में मौजूद बाकी लोग ऑकस टाउन को एक खोया हुआ मामला मानते हैं। ये जगह इतनी ढह चुकी थी कि अब इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। वे अपने इलाके में हब का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, इस उम्मीद में कि वे भविष्य में इसे नियंत्रित कर सकेंगे। यहाँ तक कि देवराज भी कड़ी मेहनत में लगा हुआ था, मुंह में हाथ डाले सोच रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और कमरे में प्रवेश किया। देवराज ने उसे पहचान लिया कि वह उनका एक सेवक है। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि जब तक बहुत जरूरी न हो, कमरे में कोई हलचल न करें। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा वह निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण था। सर, मेरे पास कुछ समाचार है, बटलर ने देवराज की ओर झुकते हुए कहा। अपने मित्रों को बहुत जोर से बोलने के कारण घूरते देखकर देवराज ने कमरे से बाहर निकलकर अपने परिचारकों की रिपोर्ट सुनने का निर्णय लिया। देवराज के कमरे से बाहर जाने के बाद 1 मिनट ही बीता था कि अचानक दरवाजे से जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। सभी लोग उत्सुकता से दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्होंने देवराज को कभी इतनी जोर से हंसते नहीं सुना था। जब वैंडरबिल्ट कंपनी ने वैश्विक प्रभुत्व हासिल किया था, तब भी वह इतना खुश नहीं था। तभी दरवाजा खुला और देवराज कमरे में वापस आ गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे थे? देवराज हंसा और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। मैंने अभी अभी एक बहुत ही रोचक बात सुनी है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप में से कोई भी मेरी बात पर यकीन करेगा, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। हम अभी भी एक नया स्वर्णिम मार्ग स्थापित करेंगे, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रस्ताव है। मेज पर बैठे लोगों ने देवराज के अगले शब्दों को ध्यान से सुना। मैं गोल्डन रोड में तब तक भाग नहीं लूंगा जब तक आप सभी इसमें भाग नहीं लेंगे। आइए हमारे वंशजों को इसका मुकाबला करने दें। कमरे में चीख पुकार मच गई। उन्होंने देवराज से ऐसा साहसिक प्रस्ताव कभी नहीं सुना था। यह उसके स्वभाव के विपरीत था। वह लाखों सालों में भी ऐसा सुझाव नहीं देगा जब तक कि कोई गंभीर बात न हो जाए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसने अपने बटलर से कैसी खबर सुनी होगी।
अध्याय 149 वंशजों की लड़ाई। भी लोग चुपचाप देवराज को देख रहे थे, उनके दिमाग लगातार घूम रहे थे क्योंकि वे उसके अचानक हृदय परिवर्तन का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे। वेंडरबिल्ट लॉयन कभी भी स्वेच्छा से किसी प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटेगा, खासकर अपने दोस्तों के खिलाफ। आखिरकार इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति वैश्विक बाजार पर उसके प्रभुत्व के लिए एक वास्तविक खतरा था। गोल्डन रोड वह मौका था जिसकी उन्हें अंततः वेंडरबिल्ट व्यवसाय को पछाड़ने के लिए जरूरत थी। देवराज एक मूर्ख होगा जो अपने कम से कम स्टार वाले वंशजों को खुद के बजाय गोल्डन रोड में व्यवसाय संभालने देगा। वह ऐसा करने के लिए बहुत स्वार्थी था। आप बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बनाना चाहते हैं? बूढ़े गंजे आदमी ने उससे पूछा। हाँ, देवराज ने चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वे सभी खामोश नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे और देवराज की योजनाओं में छिपे एजेंडे को समझने की कोशिश करने लगे। वर्षों तक वैंडरबिल्ट लान से पराजित होने के बाद वे देवराज को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि वे जानते थे कि वह ऐसी शर्त नहीं लगाएगा जिसके बारे में उसे पता हो कि वह जीतेगा नहीं। फिर भी चाहे उन्होंने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, ये प्रस्ताव उन सभी के लिए लाभदायक था। इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि मुख्य व्यक्ति देवराज स्वयं गोल्डन रोड के कारोबार में हाथ नहीं डालने वाले थे। भले ही वे इसे बाहरी तौर पर स्वीकार न करें, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे सभी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने लड़ें तो देवराज वर्मा के पास गोल्डन रोड मार्केट पर हावी होने का एक बड़ा मौका था। उनमें से कुछ तो शुरू से ही दूसरे स्थान के लिए लड़ने पर विचार कर रहे थे। वह कितना बड़ा खतरा था, यह इस बात से पता चलता है। लेकिन अब जब देवराज ने वादा किया कि जब तक वे उनके साथ रहेंगे वह उनका हाथ थामे रहेंगे, तो इसका मतलब यह था कि उनके पास वैंडरबिल्ट मामले के पहाड़ को पार करने की बहुत अधिक संभावना थी। निश्चित रूप से वे गोल्डन रोड पर विजय पाने के लिए अपने संपूर्ण संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि देवराज अपनी अपार संपत्ति का उपयोग बाजार में अपनी धाक जमाने के लिए नहीं कर पाएंगे। ये सब उनके वंशजों और उनकी उपकंपनियों पर निर्भर करेगा। यह इन कंपनियों के भावी उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों की लड़ाई थी, और जहां तक उन्हें पता था, देवराज वर्मा का कोई भी वंशज उनकी प्रतिभा के करीब भी नहीं पहुंच सकता था। यहां तक कि उनके प्रत्यक्ष बच्चों में भी शावक बनने या शेर बनने का कोई लक्षण नहीं दिखा। अन्य समूहों की तुलना में, जिनके कुछ वंशज पहले से ही वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे, वैंडरबिल्ट परिवार के पास गोल्डन रोड में प्रतिस्पर्धा के लिए दावेदारों की कमी थी। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं भी सहमत हूं। सभी ने अपने हाथ उठाकर अपनी सहमति को और पुख्ता किया। वे देवराज को खुद पर दोबारा विचार करने और इस समझौते से पीछे हटने का और समय नहीं देना चाहते थे। आखिरकार ये वही मौका था जिसका वे उसे हराने के लिए इंतजार कर रहे थे। देवराज वर्मा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में लिया हुआ मीट का गिलास उठाया, जिसका जवाब बाकी लोगों ने भी दिया। और यह हो गया। मैं आप सभी को इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देवराज ने पूरा गिलास गटक लिया। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और हर कोई अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान दिखा रहा था, ये सोचकर कि अब उनका पलड़ा भारी है। वे इस बात से खुश थे कि शेर वैंडरबिल्ट ने आखिरकार अपनी कमजोरी दिखा दी थी और अब उनके लिए हमला करने का समय आ गया था। लेकिन निस्संदेह उनमें से कोई भी देवराज से ज्यादा खुश नहीं था। आखिरकार कुछ ही मिनट पहले उसे एक अविश्वसनीय आश्चर्यजनक बात का पता चला था। उनके सबसे छोटे पोते ने रघुनाथ वंश के साथ गठबंधन कर लिया था। यह एक ऐसा काम था जो वह खुद भी नहीं कर पाए थे। ये सोचना बेतुका था कि ध्रुव सिर्फ एक बच्चा था, फिर भी वह ऐसा कुछ करने में सक्षम था जो इनमें से कोई भी समूह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह इतना बेतुका था कि उसे हंसना पड़ा। हा, ध्रुव, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर मेरी हत्यारी प्रवृत्ति है। मुझे दिखाओ, मुझे और दिखाओ, सबको दिखाओ कि वैंडरबिल्ट नाम कभी खत्म नहीं होता। मैं स्वर्णिम सड़क के अंत में तुम्हारा इंतजार करूंगा। पुनर्जन्म के राष्ट्र में वापस। ध्रुव द्वारा अन्या को रघुनाथ से मिलवाने के बाद राजमार्ग की योजना शीघ्र ही क्रियान्वित हो गई। कूटनीति में आन्या की विशेषज्ञता के कारण उसने तुरंत ऑकस्टाउन से संपर्क करने और उनका विश्वास जीतने की योजना बनाई। एक बार ऐसा हो जाने पर वे क्वींस क्षेत्र को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ सकते थे, जिससे विस्तार की संभावनाएं खुल जातीं। बेशक ध्रुव को पहले खुद शहर का दौरा करना था और खुद ही उस जगह को देखना था। उसे और रिबोनियन इंजीनियरों के एक जोड़े को इलाके की मौजूदा स्थिति का पता लगाना था और पूरी संरचना को मजबूत करने की योजना बनानी थी ताकि आपदाओं से कम प्रभावित हो। ओह बीरू, मैं रेलवे को किंग्स क्षेत्र के अन्य भागों से जोड़ने की योजना बना रहा हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? उसने रघुनाथ से पूछा। जरूर, जितने ज्यादा पर्यटक होंगे उतना अच्छा होगा, बीरू ने बेसबॉल जर्सी पहने और हाथों में बियर पीते हुए कहा।
पर्यटकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखने के बाद ध्रुव ने जल्द से जल्द किंग्स क्षेत्र में बिजली और रेलवे दोनों को जोड़ने की योजना बनाई। हम आपको सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएंगे, बीरू ने वादा किया। रुको, आप किंग्स क्षेत्र में रेलवे बनाने की योजना बना रहे हैं और साथ ही एक और स्टीम टरबाइन बनाने की भी? आन्या ने सवाल किया। इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। आन्या ने अनुमान लगाया कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता होगी वह पहले से ही करोड़ों डॉलर के सोने के बराबर होगी, और वह अभी तक श्रम का हिसाब भी नहीं लगा रही थी। हा, लगता है तुम्हें अभी भी मेरे दोस्त के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वह बहुत अमीर है, तुम्हें पता है, बीरू ने ध्रुव को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। आन्या ने कहा, यदि आप उन परियोजनाओं को अलग अलग शुरू करेंगे तो आप बहुत अधिक धन बचा सकेंगे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अध्याय खोजें। जवाब में ध्रुव ने अपने देश में मौजूद मुस्कुराते पर्यटकों की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि वे अपने घरों में हमारे देश जैसी ही सुविधा का अनुभव करें। यही मेरा लक्ष्य है, उसने ईमानदारी से उससे कहा। आन्या ने ध्रुव को घूर कर देखा, फिर उसने कंधे उचकाकर चलते हुए कहा, इसके अलावा ये तो बस कुछ 100 मिलियन सोना है। अध्याय 150 क्वींस क्षेत्र की यात्रा। कुछ तैयारियों के बाद ध्रुव अंततः रघुनाथ डॉम में राजमार्ग प्रणाली का उपयोग करके क्वींस क्षेत्र की यात्रा के लिए तैयार था। उसके साथ ड्रैगनबोन भाई बहन भी थे, जिन्होंने ध्रुव को बिना सुरक्षा के कहीं भी जाने से मना कर दिया। साथ ही विभिन्न प्रीतम भी थे जो जरूरत पड़ने पर अलग अलग कौशल और प्रतिभा का योगदान दे सकते थे। आन्या और उसके साथी भी साथ चले गए क्योंकि वे पहले से ही क्वींस क्षेत्र में वापस जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि वह और उसके बाकी साथी नेशन ऑफ रीबॉर्न में रहना चाहते थे, लेकिन अगर वह कुछ महीनों की यात्रा के बाद वापस नहीं लौटती तो उसके माता पिता घबरा जाते। एक राजनयिक के रूप में उनके कौशल क्वींस क्षेत्र में भी अविश्वसनीय रूप से सहायक थे। वह ध्रुव के लिए एक विदेशी भूमि के राजनीतिक परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए एक बहुत जरूरी विवेदेही के रूप में काम करेगी। हालांकि जाने से पहले ध्रुव ने राष्ट्र को ललित के हाथों में छोड़ दिया, जिसने प्रीतम को संभालने और उन्हें नियंत्रण में रखने में खुद को कुशल साबित किया। त्योहार के बाद पर्यटकों की संख्या अधिक रही, जिसका मतलब था कि सभी का कार्यभार काफी बढ़ गया। भले ही उनके पास अभी तक बिजली नहीं थी, लेकिन लोग भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर दे रहे थे। शायद वे इसे अपने घरों में देखना पसंद करते थे ताकि उन्हें नेशन ऑफ रीबॉर्न में बिताए अच्छे दिनों की याद आ सके। लेकिन कुल मिलाकर इससे अर्जित सोने की मात्रा ध्रुव द्वारा किंग्स क्षेत्र में शुरू की गई नई परियोजनाओं की लागत को पूरा करने में सहायक हुई। जब वे एक नए क्षेत्र में कंपनी स्थापित करने में व्यस्त थे, तब प्रीतम रेलमार्गों की योजना बनाने और बिजली लाइनों की नींव रखने में व्यस्त थे, जिससे सब कुछ आधुनिक हो जाएगा और उसे रिबोनियन मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। शुक्र है कि मैजिक टॉवर के जादूगरों और जादूगरों ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। ऐसा लग रहा था कि वे अपने खुद के कस्टमाइज्ड मिथ्रिल वैंड आर्टिफैक्ट को खरीदने के लिए पैसे की कमी से जूझ रहे थे। अंततः रघुनाथ धाम पहुंचने में उन्हें कई दिन लग गए। वहां उनका स्वागत उत्सुक बौनों ने किया, जिन्होंने ध्रुव को नवनिर्मित कंक्रीट राजमार्ग दिखाया। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक क्वींस क्षेत्र में प्रवेश के लिए और दूसरा वहां से बाहर जाने के लिए। इस राजमार्ग के मध्य में ऊंचे स्ट्रीट लैंप लगे थे जो रात में पूरे स्थान को रोशन करते थे। ध्रुव ने इसे तेज गति से वाहन चलाने को ध्यान में रखते हुए बनाया है ताकि रात भर की यात्राएं अधिक सुरक्षित और तीव्र हो सकें। यह अद्भुत है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, ध्रुव ने मेहनती बौनों से कहा। 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को हमारे देश की पूरी तरह से मुफ्त यात्रा कराऊंगा। मजे करो। बौने ये सुनकर खुशी से झूम उठे। वे इस प्रोजेक्ट की वजह से संगीत समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब वे खुश थे कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनका काम सफल हो गया है। इसी बीच जंगल की गहराई में कुछ फेरी वाले उबड़-खाबड़ रास्ते से पैदल चलने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ खतरा नहीं है? उनमें से सबसे छोटे ने पूछा। नहीं, कल रात कोई भूकंप नहीं आया, इसलिए हमारे पैरों के नीचे से अचानक जमीन नहीं ढह जाएगी, सबसे बड़े ने जवाब दिया। इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हम फिर से अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? मुझे लगा था कि यह जगह भूतहा शहर है, सबसे छोटे ने पूछा। सबसे बूढ़े फेरी वाले ने पीछे मुड़कर देखा। ऑकस टाउन को हमारी मदद की जरूरत है। वे भूख और प्यास से मर रहे हैं। हमारे सामान खरीदना ही उनके जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। लेकिन जैसे ही वे उखड़े हुए पेड़ों में से एक पर चढ़ने वाले थे, उन्हें अचानक जंगल में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। ये ध्वनि उनके शरीर में गूंज उठी, उनकी हड्डियां हिल गईं। बू प्रति प्रति बू प्रति प्रति बू प्रति प्रति रा ता ता रा ता ता रा
ता ता धमाके की आवाज के साथ साथ गुर्राहट और गले से निकलती चीखें भी थीं, जो प्रत्येक प्रतिध्वनि के साथ और अधिक तेज होती जा रही थीं। इस बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई प्रतिध्वनि नहीं थी। ये सैकड़ों अन्य प्राणियों की पूरी ताकत से चिल्लाने की आवाज थी, जिनमें से प्रत्येक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल से आती हुई तीव्र गगनभेदी ध्वनि से फेरीवालों के दिल की धड़कनें अचानक बढ़ गईं। सबसे बड़े फेरीवाले ने अपनी टीम की ओर देखा। चलो वापस चलें, उन्होंने निर्णायक ढंग से कहा। इस बीच जंगल के ठीक आगे ऑर्क्स का एक समूह था, जिनके सूअर जैसे थूथन और बड़े, लगभग मोटे आकार के कारण वे अपने ही प्रजाति के लोगों के सामने भी बहुत डरावने लग रहे थे। बाईं ओर ऑर्क्स थे, जिनके सिर के ऊपर भेड़ियों के कान थे और पूरे शरीर पर भूरे रंग के बाल फैले हुए थे। वे स्वयं को ऑर्केनाइन जनजाति कहते थे। दाहिनी ओर ऑर्क्स थे, जिनके कान बहुत छोटे थे और त्वचा पर चट्टान जैसे धब्बे थे, जिनमें जड़ों से कांटे निकल रहे थे। उन्हें ऑक्यूपाइन जनजाति कहा जाता था। ऐसे आज ऐसा लगता है कि ये दोनों ऑर्क समूह हिंसक नहीं थे। उन्होंने प्रभुत्व के प्रदर्शन के जरिए अपनी लड़ाई को हल करना अपना सिद्धांत बना लिया था। बू तो ऑर्केनाइन जनजाति चिल्लाए बैठकर और अपनी मांसल जांघों को थपथपा कर धमाका जैसी आवाज निकाली। रा ता ऑर्क्यूपाइन जनजाति ने उत्तर दिया, अपने शरीर पर लगे कांटों को बजाते हुए सांप की पूंछ हिलाने की आवाज की नकल की। इन दोनों जनजातियों ने अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास किया, फिर भी इनमें से किसी ने भी नरमी का कोई संकेत नहीं दिया। छोड़ो, हम यहीं रहेंगे। नहीं, तुम चले जाओ, हम यहीं रहेंगे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण बातचीत की। इस बीच शांत महासागर के मध्य में अचानक आए हवा के झोंके ने नीले आसमान में छाए विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादलों को अस्त व्यस्त कर दिया। बड़े पंख वाले जीव बादलों को चीरकर उन्हें धुंध में बदल देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि विशालकाय वाइवन्स थे, जो गर्वित ड्रेकोनियन जाति के प्राणी थे। और अगर कोई इतना साहसी होता कि वाइवन्स के ऊपर जाता, तो उसे एक अविश्वसनीय नज़ारा देखने को मिलता। वायवन के शरीर की चौड़ी पसलियों के ऊपर एक छोटा सा शहर बना हुआ था, जिसमें लकड़ी के घर और इमारतें थीं। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें सैकड़ों या हजारों इंसान और अर्धमानव भी रहते थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपना अगला रोमांच खोजे। उनका गंतव्य कोई और नहीं बल्कि दूर स्थित महाद्वीप। अध्याय 151 ऑकस टाउन का दौरा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ कहानियां खोजन। ड्रैगनबॉर्न ने क्वींस क्षेत्र तक पैदल चलने के बजाय कार में आराम से बैठना पसंद किया। आखिरकार उन्हें 10 गुना समय और प्रयास लगाना पड़ता, लेकिन ध्रुव के लिए, जो ऐसी दुनिया में रहता था जहां यात्रा कुछ घंटों या एक दिन से भी कम समय की होती थी, ये यात्रा थोड़ी उबाऊ थी। यद्यपि उन्होंने अपनी कार को एक कैंपर वैन में बदल दिया था, जिसमें एक अंतर्निर्मित शौहक, बिस्तर और रसोई घर भी था, फिर भी ध्रुव कार में अपने दैनिक जीवन की एकरसता को बर्दाश्त नहीं कर सके। अंततः उसने भूरा को पुकारा, जो बड़ी मेहनत से उसकी छाया से बाहर आया और ध्रुव के सामने उपस्थित हुआ। आपने बुलाया, मास्टर? अरे भूरा, क्या तुम्हारे पास ऑकस टाउन के पास कोई क्लोन है? ध्रुव ने पूछा। अपने सर्वोच्च कौशल यूनिटी गैदरिंग के साथ वह भूरा के क्लोनों पर नियंत्रण कर सकता था और आसानी से उनकी जगह ले सकता था, जिससे वह खुद को एक पल में ऑकस टाउन में ले जा सकता था। उस नुकीले निंजा स्लाइम ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके लाखों क्लोन पूरे इलाके में फैले हुए हैं। उनमें से ज्यादातर किंग्स क्षेत्र में थे, लेकिन कुछ विरल थे जो क्वींस क्षेत्र में यात्रा करने वाले फेरीवालों की छाया में बंधे हुए थे। मुझे मिल गया, गुरुजी। ये ऑकस टाउन के पास है, भूरा ने उत्तर दिया। धन्यवाद, मुझे एक पल के लिए आपका हुनर उधार लेना पड़ेगा, ध्रुव ने कहा और अपना हाथ उठाकर भूरा की ओर हवा पकड़ ली। कोई समस्या नहीं, गुरुजी। भूरा के कीचड़नुमा शरीर में मौजूद अंधकार में मन कंपन करने लगा और वे भूरा के अस्तित्व से ही विमुख हो गए। उसका अपना मन, एक प्राणी के अंदर छिपी शक्ति जिस तक केवल उन्हें ही पहुंच होनी चाहिए थी, अब ध्रुव के सर्वोच्च कौशल द्वारा अत्यंत आसानी से नियंत्रित किया जा रहा था। जंगल के उस पार कहीं भागते हुए फेरीवालों का एक समूह था, जो ऑर्क्स की दहाड़ने वाली आवाजें सुनकर बुरी तरह डर गया था। उनमें से किसी को पता भी नहीं चला कि एक बैंगनी रंग का कीड़ा उनकी परछाई से निकलकर जमीन पर आ गिरा। फेरीवाले वहां से भाग गए, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। घास के माध्यम से रेंगते हुए बैंगनी रंग का कीचड़ अचानक कंपन करने लगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर अपने अनाकार शरीर से पूरी तरह से अलग चीज में रूपांतरित होने लगा। अंततः वह एक मानव सदृश आकार में परिवर्तित हो गया तथा सुनहरे बालों और आकर्षक युवा रूप वाले 11 वर्षीय बालक में परिवर्तित हो गया। ध्रुव ने अपने हाथों की ओर देखा, ये देखकर संतुष्ट हुआ कि उसका शरीर सफलतापूर्वक भूरा के क्लोन में स्थानांतरित हो गया है। श्रेया 3। ओह, क्या आप ऑकस टाउन का पता लगा सकते हैं और मुझे सीधा मार्ग बता सकते हैं? स्वीकार किया गया।
वर्तमान परिवेश की स्थलाकृति को क्वींस क्षेत्र के एक सुस्थापित मानचित्र से क्रॉस रेफरेंस किया गया है। वर्तमान स्थान मिल गया है। ऑकस टाउन के अंतिम ज्ञात स्थान के लिए एक वेपॉइंट बनाना पूरा हो गया। ध्रुव को अचानक जमीन पर एक बड़ा पीला तीर दिखाई दिया जो उसे उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहा था। वह उस दिशा की ओर चलने लगा और तीर ने अपनी स्थिति थोड़ी बदलकर दाईं ओर कर ली। जैसे जैसे वह तीर का पीछा करता गया, ध्रुव ने देखा कि जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे थे जो सामान्य लोगों के लिए बहुत खतरनाक यात्रा थी। एक गलत कदम और वे खाई में गिर सकते थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगता है आन्या सही थी। ये जगह भी भूकंप के लिए संवेदनशील है, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उसे ज्यादा समय नहीं लगा इससे पहले कि वह दूरी पर एक सभ्यता को देख सके। शहर की दीवारों के ऊपर पत्थर की इमारतें झांक रही थीं। वह ऑकस टाउन है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार ये वास्तव में ऑकस टाउन है। श्रेया 3 ओ ने उत्तर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह करीब गया उसे एहसास हुआ कि यह एक सक्रिय सभ्यता के बजाय खंडहर जैसा लग रहा था। दीवारें पूरी तरह से क्षत विक्षत थीं, जिनमें जमीन पर दरारों के साथ साथ बहुत सारी दरारें थीं। कुछ हिस्से पूरी तरह से टूट चुके थे जिससे शहर की सुरक्षा काफी कम हो गई थी। हालांकि ध्रुव को नहीं पता था कि कोई चोर या विजेता इस क्षत विक्षत शहर के साथ कुछ भी करने की जहमत उठाएगा या नहीं। ध्रुव ने ऑकस टाउन में मौजूद लाइट मैना को पहचानने के लिए फिर से अपने सर्वोच्च कौशल का उपयोग किया। शुक्र है कि वहां अभी भी पर्याप्त संख्या में निवासी थे जिससे इसे अभी भी एक शहर कहा जा सकता था, लेकिन उनके जीवन की गुणवत्ता में अभी भी सुधार की आवश्यकता थी। उनके शरीर में पृथ्वी और जल की कमी तथा उनकी दुबली काया को देखते हुए ध्रुव को पता था कि वे सभी भूखमरी और निर्जलीकरण से पीड़ित थे। ध्रुव ने कहा, यहाँ की स्थिति मेरी सोच से भी बदतर है। शुक्र है कि मैंने अपनी गाड़ियों में भरपूर मात्रा में खाद्य सामग्री रख ली थी। वह पैदल ही ऑकस टाउन पहुंचा, अपने पैरों के नीचे की जमीन को टटोलते हुए किसी भी आने वाली आपदा का अंदाजा लगा रहा था। शुक्र है कि इस क्षेत्र में किसी और भूकंप के आने के कोई संकेत नहीं थे। वह ऑकस टाउन की सड़कों पर घूमने लगा और खाली पड़े घरों और बर्बाद हो चुकी कृषि भूमि को दया से देखने लगा। अपने चारों ओर आधी अधूरी ढह चुकी इमारतों के बावजूद ध्रुव देख सकता था कि ऑकस टाउन एक समृद्ध स्थान था जहां के निवासियों का जीवन हलचल भरा था। सड़क के किनारे टूटी फूटी दुकानें उसे बताती थीं कि कस्बे में कभी एक समृद्ध बाजार हुआ करता था। यहां तक कि पत्थर की सड़क भी दिन रात घोड़ागाड़ियों के गुजरने से घिस गई थी। ध्रुव को इस शहर में बहुत सारा इतिहास देखने को मिला। ये बहुत शर्म की बात थी कि प्राकृतिक आपदाओं ने इस जगह को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक दिया। जब ध्रुव ऑकस टाउन में घूम रहा था तो उसे कुछ स्थानीय लोगों ने देखा जिन्होंने उसे अजीब नजरों से देखा। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बाजार जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ध्रुव ने खिड़की से बाहर झांक रहे दुबले पतले बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वह अकेले सड़क पर भटक रहे बच्चे के लिए चिंतित था। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव को स्थानीय लोगों में से एक समझ लिया गया था। ज्यादातर अमीर लोगों से अलग ध्रुव कभी भी भड़कैला या भड़कैला कुछ नहीं पहनते थे। एक साधारण शर्ट और ट्राउजर ही उनके लिए काफी था। अपनी पिछली दुनिया में भी वह स्टाइल से ज्यादा आराम पसंद करने वाले व्यक्ति थे। तुम क्या बात कर रहे हो? ध्रुव ने चिल्लाकर कहा। रोटी, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। तुम रोटी से वंचित रह जाओगे।